नज़ीर, इजराइल का अंदरूनी तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो उसने जो सर उठा लिया है हरीदी, जो कि फौज में भर्ती नहीं होते हैं, लेकिन अब चूंकि फौज की शदीद कमी है तो अब उनको भर्ती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो किसी सूरत भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त लाखों की तादाद के अंदर इनके मुजाहरे यरूशलेम के अंदर जब वो हो रहे हैं, ये सबसे बड़े मुजाहरे हैं। तो ये इजराइल की एक ऐसी फॉल्ट लाइन है इनकी सोसाइटी के अंदर, ये सबसे बड़ी डिवीजन है कि इसको ये मुसलसल जब वो दबा के रखते हैं। और इससे पहले 7 अक्टूबर से पहले इनका सबसे बड़ा मसला था और एक सिविल वॉर तक होने के खतरा थे, लेकिन वो जंग की वजह से जो है वो टेंशन दूसरी तरफ रही। तो अब जो ही दोबारा इनको कहा जा रहा है भर्ती होने के लिए, तो अब सबसे बड़े लाखों की तादाद में, देखिए पहले मुजाहरे हो रहे थे कैदियों को वापस लाने के लिए, अब ये उनका जो सबसे यानी एक फॉल्ट लाइन होती है किसी मुल्क की, ये वो फॉल्ट लाइन है। इसके साथ नाज़रीन जो इजराइल के हमले हुए हैं उसकी वजह से जो इंटरनेशनल फोर्सेस ओआईसी और अरब मुल्कों की जो फोर्सेस गजा में डिप्लॉय होनी है, उसके हवाले से जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और चूंकि हमास ने कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो गारंटर्स के ऊपर प्रेशर आया है। गारंटर्स ने अमेरिका से जवाब तलब किया है, उनसे जो है वो बात की है और यहां पर जो प्रोसेस है वो तेज हुआ है। तो अगले आने वाले 2-3 दिन बड़े क्रूशल होंगे क्योंकि हमास जब इस दरमियान जब वो अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के बाद जो जर्मन चांसलर हैं वो पहुंचे हैं टर्की, और उर्दुगान ने बहुत जबरदस्त स्टांस है वो लिया है और जर्मन चांसलर के सामने जब वो गजा की बात की है और उनसे ये पूछा कि क्या जो कुछ गजा में हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। बहुत बड़ा और बोल्ड स्टांस जब उनकी जानिब से लिया गया है। तो पहले बरतानिया ने बड़ी डील्स की और अब जर्मनी बड़ी डील जब टर्की के साथ करने जा रहा है। टर्की की जो अहमियत है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो दौरा हो रहा है, और जर्मनी के फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सीरिया का दौरा कर रहे हैं, ये भी आपके साथ जब शेयर करेंगे। और सीआईए के नाज़रीन जो ऑपरेशंस है वो वेनेजुएला के अंदर फेल हो रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर सीआईए के ऑपरेशंस फेल हो रहे हैं और रिपोर्टेडली ट्रंप इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और क्यूबा में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। दुनिया की तमाम नेशंस ने क्यूबा के हक में वोट कर दिया है और अमेरिकन प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने सबको ये प्रेशराइज किया कि वो क्यूबा के हक में वोट ना करें, लेकिन दुनिया की अक्सरियत ने 80% ऑफ द वर्ल्ड नेशंस ने जो है वो क्यूबा के हक में वोट दिया। तो वहां पर भी एक नजर आया है कि कैसे जो अमेरिकन हेजमनी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो रही है। यानी डिफरेंट वो इकदामात और वो वाकयात हो रहे हैं कि अमेरिकन हेजमनी हमें चैलेंज होती हुई जब नजर आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जेडी वैंस का बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट आया है, ये सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जेडी वैंस की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी विल नॉट बी ड्रैग्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये ही बुनियादी बात है और इसी के ऊपर अमेरिका में फैसला होना है कि अमेरिका ने आगे क्या करना है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसके अंदर नहीं ड्रैग होंगे। तो ड्रैग कौन कर रहा है भाई? इजराइल कर रहा है ना। यहां ईरान कोई अमेरिका से जंग छेड़ने जा रहा है, या टर्की या अरब मुल्क जब वो कोई अमेरिका से जंग छेड़ने जा रहे हैं, कौन है, किसकी वजह से अमेरिका को यह खतरा है कि वो यहां पर एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो ड्रैग हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान था, जैसे शाम। तो जेडी वैंस यानी ये है वो बुनियादी अमेरिकन स्टांस, ये है वो बुनियादी अमेरिकन इंटरेस्ट, ये है वो बुनियादी अमेरिकन सेंटिमेंट जिस पर ट्रंप को इलेक्ट किया गया है। अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही है कि वो मिडिल ईस्ट की जंगों में इंगेज ना हो। इससे पहले जो इंगेज हुआ है उसका नतीजा चाइना के राइज की सूरत में निकला है। अमेरिका यहां पर अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाया कर रहा था और चाइना बड़ी खामोशी के साथ जब रेयर अर्थ मिनरल्स इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और मिलिट्री इसके ऊपर जब वो काम कर रहा था, आज देखें कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर का मुल्क जो है वो साबित हो रहा है और अमेरिका किसी सूरत चाइना को झुकाने में फेल हो चुका है। तो मिडिल ईस्ट की जंगों ने अमेरिका को कोई फायदा नहीं दिया है और इस वक्त तो इस डिक्लाइनिंग एम्पायर के लिए कोई भी मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो यानी कि बहुत तबाहकुन साबित होगी। इसलिए आप देखिए ईरान ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर जवाबी हमला किया, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद क्या किया? सीज फायर। हालांकि इसके बाद होता है जमीनी फौजें उतार दी जाती है उस मुल्क में। तो वजह क्या है? वजह ये बुनियादी वजह है जिस पर इजरायली लॉबी गालिब आ जाती है और फिर वो अमेरिका को ड्रैग करती है। और जाहिर है कि अमेरिका में डीप स्टेट और डिफेंस कॉम्प्लेक्स ये सारी कनेक्टेड हैं, तो वो जंगों में जो है वो ले जाते हैं, लेकिन इजरायली लॉबी जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बुनियादी बात है। जेडी वैंस अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम इसमें ड्रैग नहीं होंगे, तो फिर इसके लिए इजराइल को रोकना पड़ेगा ना। तो बुनियादी बात ये फिर साथ नाज़रीन जो है वो इस वक्त बहुत प्रेशर है और बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही है कि गजा में फौरी जब वो फौजें भेजी जाए। यूएस एडवांसेस गाजा सिक्योरिटी फोर्स प्लान अमिड फ्रेजाइल सीज फायर। एक प्लान जो है वो उसको मुरतब किया जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में डिप्लॉय होंगी और चूंकि जो सीज फायर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुका है। रिपीटेडली ब्रोकन सीज फायर की वजह से ये एफर्ट्स तेज हो गई हैं
और यूएस सेंटकॉम जो है वो इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जब वो लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, और इसके अंदर अजरबैजान, इजिप्ट, टर्की, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क जो है वो ऐलान भी कर चुके हैं हम इसके लिए तैयार हैं। अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स शो टेंटेटिव सपोर्ट। तो देखिए, अगर ये फौजें गजा में दाखिल हो जाती हैं तो ये इजरायली प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा धचका होगा। ये इस तबूत में एक बहुत बड़ा कील ठोकने के मुतरादिफ है। ठीक हो गया। तो जो इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है और हमले शुरू कर दिए हैं, और जो येलो लाइन है उसको वो डिग करके यहां पर परमानेंट ऑक्यूपेशन करना चाहता है। वाई? फौजों का दाखिल होना और जो इजराइल कर रहा है ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस है। तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फौजें अंदर जाएं, क्योंकि इनके जाने के बाद इजराइल वायलेशंस नहीं कर सकता है। ये थोड़ी होगा कि वहां पर टर्की की फौज बैठी हुई है और उधर इजराइल जब वो बॉम्बिंग कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फौजें जाएं। तो फिर अब जो है वो हमास गारंटर्स को कह रही है, गारंटर्स अमेरिका से पूछ रहे हैं। तो फिर अमेरिका जो ये कह रहा था, ट्रंप कह रहा था कि मैंने जुबान दी है, तो वो चीज एक्सपोज होगी, भाई आप तो नेतन्याहू को जब अलाउ कर रहे हैं। तो ये काफी मसला जो क्रूशल हो गया, और खुद अमेरिका कह रहा है कि हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल जब बड़ी क्रूशल है, गजा पर हमले हो रहे हैं, जैसे यूनरवा ने कहा है कि गाजा का जो सीज फायर है सेट अप टू फेल, ये बिल्कुल फेल होने जा रहा है, और अनऑफिशियली ये फेल हो चुका है। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन गाजा कंटिन्यू डिस्पाइट सीज फायर डील। हमले इस वक्त जारी हैं गाजा पर। की क्वेश्चन अल जजीरा लिख रहा है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप रिस्ट्रेन करेगा इजराइल को फ्रॉम रेज्यूमिंग ऑल आउट वॉर, कि वो इजराइल को इस बात से रोकेगा कि वो ऑल आउट वॉर की तरफ ना जाए? ये इस वक्त का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और फॉर्मर मिडिल ईस्ट के जो एसोसिएटेड प्रेस के एडिटर हैं वो अपना एनालिसिस ये दे रहे हैं, अमेरिकन है वो, और वो ये कह रहे हैं कि आई डू नॉट थिंक कि वाशिंगटन केयर्स आइदर वे, कि अमेरिका को कोई ज्यादा फर्क है कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या ब्रुटैलिटीज कर रहा है, इससे कोई उसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अबाउट इजरायली ब्रुटैलिटीज इन गाजा, दे डू नॉट वांट एन एंड टू द वॉर। द अमेरिकन्स आर फेयरली क्लोजली अलाइंड। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल एक पेज के ऊपर हैं, और अमेरिकन कोई सीरियस प्रेशर पुट नहीं कर रहे। तो ये जो इजराइल ने हमले किए हैं, आई डू नॉट थिंक नेतन्याहू कैन रिज्यूम द वॉर विदाउट एसेंशियली अमेरिकन परमिशन। तो जिसको धोखा दिया जा रहा है वो अरब वर्ल्ड है, जिसको ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैंने जुबान दी है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो भी हो रहा है ये अमेरिका की मर्जी के साथ हो रहा है, उनकी परमिशन के साथ हो रहा है, और अमेरिका को ज्यादा केयर नहीं है कि गजा में और वेस्ट बैंक में और लेबनान में इजराइल क्या कर रहा है, वो बिल्कुल इजराइल के साथ है। तो ये एक इसका पहलू है, और यही वो असल पहलू है। अब इससे मिडिल ईस्ट के मुल्क कैसे निपटते हैं? और खुद मागा, देखिए मागा जो है वो इस बात के खिलाफ है, तो खुद अमेरिका के अंदर भी एक कशमकश जारी है। इजराइल की नाज़रीन जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, ठीक है ना, एक कानूनी है ना, कानूनी है, तो ये अपना अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लियर बॉर्डर्स देने होते हैं। तो इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जिसके कोई क्लियर बॉर्डर्स ही नहीं है। तो ये जो हरीदी वाला मसला है, हरीदी क्या है, ये इनका एक आप कह लें कि फिरका आप कह लें या जो भी, तो ये सिर्फ जब रिलीजियस स्कूल्स में जाते हैं, ये टैक्स पे नहीं करते, इनको बहुत सारी मराहत है, और इजराइल में फौज में भर्ती होना लाजमी है, ये फौज में भर्ती नहीं होते फ्रॉम द डे वन। तो ये समझते हैं कि इनका रिलीजियस फरीजा ये है कि बस ये मजहब ही को जो है वो पढ़ेंगे। तो इजराइल में काफी लंबे कई सालों से ये बात चलती है कि भाई इनको भी भर्ती किया जाए, लेकिन जरूरत इस हद तक नहीं पड़ी कि फौज की शदीद कमी हो और इकोनॉमिक मसाइल हो। अब देखना इनका दो तरफा प्रेशर है, एक तो है इकोनॉमिक मसाइल क्योंकि ये टैक्स नहीं देते, दूसरा 1 लाख के करीब इजरायली फौज की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ। ये डिफेंस मिनिस्ट्रीज के उनके नंबर हैं। तो अब फौज की शदीद कमी है, तो अब इनको भर्ती करना बहुत लाजमी है। फिर जो इजरायली सोसाइटी है उसमें डिवीजन बहुत बढ़ रही है। जो बाकी हैं जो भर्ती होते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों भर्ती हो, ये नहीं हो रहा है तो हम क्यों भर्ती हो, क्योंकि बहुत सारे इजरायली जो है वहां पर मारे गए हैं। तो अब वहां पर गुस्सा है कि भाई इनको भी भर्ती करो, और इनको अगर भर्ती करने जाते हैं तो फिर ये किसी चीज को नहीं मानने वाले, और ये उथल पुथल करके रख देंगे इजराइल को। क्योंकि इसमें एक और फॉल्ट लाइन है, वो ये है कि ये इजराइल को ही नहीं मानते। ये समझते हैं, और जाहिर सही समझते हैं कि ये जो ज़ायनिस्ट हैं इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि वो वापस इस लैंड पर आए और इस तरह से आबाद हुए। ये हरीदी समझते हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी है। तो इनको बस मतलब इजराइल ने रखा हुआ है कि ठीक है ये टैक्स भी ना दें, ये फौज में भी भर्ती ना हो, बस इनको चुप करके ये साइड पे बस अपना काम करते रहे। लेकिन अब चूंकि बहुत नई रियलिटीज हैं इकोनॉमिकली और फौज के जो नंबर्स हैं, तो अब वो इनको भर्ती करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला है? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजरायली रैली इन रेयर शो ऑफ यूनिटी अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ ड्राफ्ट डॉजर्स। रेयर शो ऑफ पावर है। 2 लाख यरूशलेम में यह हरीदी निकला है।
बहुत बड़े नंबर में, 2 लाख, 2% ऑफ द इजरायली पॉपुलेशन बनता है, 2% पॉपुलेशन निकल आई है। तो ये बहुत बड़ा पावर शो उनकी जानिब से इस वक्त किया गया है। सो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन बाय द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इन द वेस्ट यरूशलेम ड्यू टू द फेलियर कि इनको एग्जाम्पशन नहीं दी जा रही। ये कह रहे हैं हमें बाकायदा लॉ के जरिए एग्जाम्पशन दी जाए, तो इनको एग्जाम्पशन जो नहीं दी जा रही। नियरली 2 लाख हरीदी have arrived in the Jerusalem to participate in demonstration against conscription. Chaos in bus and train station, ट्रैफिक जैम है इन यरूशलेम जो ये मुजाहरा हो रहा है। तो देखिए, फौज में भर्ती करना लाजिम है और ये कभी भी भर्ती नहीं होंगे। वाई? क्योंकि वो उनकी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है, तो वो इससे कभी भी हट नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक फॉल्ट लाइन है इजराइल की, और ये मसला इसको ये दबाते रहते हैं। लेकिन अब ये बड़ी शिद्दत के साथ जब वो वहां पर सामने आ गया, क्योंकि जो दूसरा तबका है जो फौज में भर्ती होता है वो अब कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि ये। और देखें, जो लेपिड है और बाकी जो सारी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो ही उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो कानून बनाकर इनको जबरदस्ती वो वहां पर करेंगे। और ये इनकी जो पार्टी है वो नेतन्याहू की इत्तेहादी है, हरीदी की, तो वो नेतन्याहू से ये कह रही है कि वो नेतन्याहू बाकायदा लॉ लेकर आए कि इनको एग्जम्पशन दे। नेतन्याहू ये नहीं कर सकता। और दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज है वो तो ये कह रही है कि हम बाकायदा इनके खिलाफ आकर लॉ पास करेंगे। तो ये एक ऐसा सवेर मसला है कि ये मजीद जब सर उठा रहा है। इस एंटिटी ने आखिरकार कोलैप्स होना है, वट एवर द रीजंस आर। अब हेरल्ड क्या लिख रहा है? 46 डेड पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, द गाजा वॉर डिड नॉट एंड। ठीक है ना, अब ये बातें बिल्कुल खुलकर हैं कि गजा की जंग कोई खत्म नहीं हुई है। 46 बच्चे, इनफैक्ट 52 चिल्ड्रन जब इन्होंने शहीद किए। और मुसाद चीफ ये कह रहा है कि हमने मैनिपुलेट किया है इक्विपमेंट्स, यानी वो जो पेजर्स वाला मामला है। कहते हैं हमने बहुत सारे मुल्कों में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, हम इक्विपमेंट्स को, यानी ये जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं ये सारे, तो इनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए। यानी मिडिल ईस्ट के मुल्कों में रूटीन में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि भाई इससे मुसाद वो इंटेलिजेंस ले रही है। तो इसी दरमियान जो है वो जर्मन चांसलर वो जनाब अली पहुंचे हैं टर्की, और यहां पर बड़ी ये अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने की और जर्मनी के चांसलर अब आए हैं। तो इससे उस नई रियलिटी का ऐलान है कि यूरोपियन बड़ी बड़ी पावर्स कैसे डिपेंड कर रही हैं अब टर्की के ऊपर, और सारे टर्की को भी उनकी जरूरत है, लेकिन टर्की की तो हमेशा उनके साथ चलना चाह रहा था, वो अब मजबूर हुए हैं। जर्मन चांसलर इन अंकरा, जर्मनी मीट्स द सुल्तान ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये इनका पहला विजिट है जो हो रहा है टर्की का, जर्मन चांसलर का ये पहला विजिट है। और जर्मनी ये चाहता है कि जाहिर है कि ये भी एक नेटो का, यानी ब्लैक सी और ये सारा टर्की इस सारे को देखता है, तो बहुत जरूरी है। और ट्रेड, डिफेंस, वेपन्स और रेफ्यूजीज, ये रेफ्यूजीज वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सीरिया से इमिग्रेशन हुई है ये बहुत बड़ी तादाद में जर्मनी की तरफ हुई है। तो अब जर्मनी चाहता है कि उन रेफ्यूजीज को वापस सीरिया भेजे, तो वो आ नहीं सकते अगर टर्की का उसमें कॉपरेशन शामिल ना हो। तो ये जर्मनी की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एक तरफ वेपन्स, वो सारी चीजें, दूसरी तरफ ये रेफ्यूजीज का मामला, और वो टर्की के बगैर पॉसिबल नहीं है। और आप देखें पिछले दिनों इटली की प्राइम मिनिस्टर जब वो टर्की आई हैं, और टर्की, इटली और लीबिया, इन्होंने एक कॉपरेशन फोरम बनाया कि रेफ्यूजीज के हवाले से। तो यूरोप को टर्की की इसलिए भी जरूरत है कि वो इजराइल की जंगों की वजह से जो रेफ्यूजीज गए हैं वो वापस आएंगे, टर्की के कॉपरेशन के जरिए आएंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि लैंड रूट भी है और बाकी जाहिर है टर्की का इन्फ्लुएंस। तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जिनको चाइना में जो वेलकम नहीं किया गया, अब सीरिया का दौरा करने जा रहे हैं। फर्स्ट विजिट होगा उनका, यानी ये जो नई हुकूमत आई है, इनके फॉरेन मिनिस्टर पहला दौरा जब वो सीरिया का करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो उर्दगान ने स्टांस लिया है जर्मन चांसलर के सामने, दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा बोल्ड स्टांस लिया। अब आप देखिए अल्फाज देखिए, उर्दगान टू जर्मनी, डज बर्लिन नॉट सी इजरायली जेनोसाइड इन गाजा। ये किसी भी ओआईसी लीडर के सबसे पावरफुल अल्फाज हैं जो किसी वेस्टर्न लीडर के मुंह के ऊपर किसी ने बोले, तो इसका क्रेडिट बैरल जाना चाहिए। किसी भी वेस्टर्न लीडर के मुंह के ऊपर बोले जाने ये सबसे बड़े पावरफुल अल्फाज हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दगान ने जर्मन चांसलर के मुंह पर कहा कि गजा की जेनोसाइड आपको नजर नहीं आती। उर्दगान स्लैम्ड जर्मनी ओवर व्हाट ही सेड वाज इट्स इग्नोरेंस ऑफ इजरायली जेनोसाइड, कि वो इजरायली जेनोसाइड को इग्नोर कर रहा है, फेमन वहां पर है और इजराइल जो हमले कर रहा है। सो उर्दगान सेड इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके मुंह के पर कहा, एंड अदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है उसके पास, और ये इस्तेमाल कर रहा है गजा के ऊपर। और एडिंग दैट हमास हैज नन ऑफ दोस,
देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दुनिया ना तो वेस्ट का इक़्तिदार है, ओआईसी वर्ल्ड कैसे यरगमाल है ये आपके सामने ही है। तो ये बड़े पावरफुल अल्फाज है। हमास की भी हिमायत कर दी, कहा कि हमास भाई उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन इजराइल के पास है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इजराइल के पास है, जेनोसाइड वो कर रहा है। और फिर उन्होंने एर्दोगान ने ये भी बात की कि जो इजराइल की वायलेशंस हो रही हैं पिछले 8-10 दिनों के अंदर और जो कल हुई हैं, ये भी उन्होंने बात की। डज जर्मनी नॉट सी दिस, क्या जर्मनी को ये सब नजर नहीं आ रहा? एंड जर्मनी एंड अदर कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी टू एंड द फेमन एंड मैसेकर इन गाजा। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी और बाकी मुल्कों की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ा पावरफुल स्टांस जब उन्होंने लिया है, और वेनेजुएला के खिलाफ एक जंग पनप रही है। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है, सीआईए बहुत बुरे तरीके से फेल हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले कई सालों से वो फेल हुई है। ट्रम्प्स मडोरो ऑब्सेशन रीसर्फेस विद न्यू सीआईए ऑपरेशंस एंड ट्रू बिल्डअप। न्यू रिवेलेशंस ने ये एक्सपोज किया है कि सीआईए के ऑपरेशंस और उसके साइबर अटैक्स ये सारे फेल हो गए हैं, और ट्रम्प जो है वो उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है ओवर फेल्ड एफर्ट्स टू आउस्ट मडोरो। प्रेसिडेंट मडोरो की गवर्नमेंट का तख्ता उलटने की जो एफर्ट्स है सीआईए की, जो सारे ऑपरेशंस हैं वो फेल हो गए हैं, और ट्रम्प बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एज यूएस मिलिट्री बिल्डअप हिंट्स एट लूमिंग कन्फ्रंटेशन। तो आगे जो है वो बरह रास्त कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जा रहा है। और क्यूबा, जिस पर कई दहाइयों से अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, इलीगल सैंक्शंस, तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है। 165 नेशंस, 192 टोटल मेंबर्स हैं, 165 नेशन, और इसमें 10-15 जजीरे जिनकी कोई अहमियत नहीं है। तो आप कह लें कि सारी दुनिया ही क्यूबा के साथ खड़ी हुई है टू डिफाई यूएस प्रेशर। अमेरिकी प्रेशर था कि क्यूबा के हक में वोट नहीं करना, 165 नेशन ने किया है वोट टू एंड यूएस ब्लॉकेड ऑन क्यूबा, कि क्यूबा के ऊपर जो अमेरिकन ब्लॉकेड है वो खत्म किया जाए। वेनेजुएला ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है कि कैसे दुनिया ने रिजेक्ट किया है अमेरिकन प्रेशर को, और कहा कि यह सबूत है कि कैसे ग्लोबल ऑपोजिशन अमेरिका के खिलाफ बढ़ रही है, कैसे दुनिया जब अमेरिका के खिलाफ जब खड़ी हो रही है। और यूक्रेन, वहां पर क्या हो रहा है, 1 लाख नौजवान जो है वो पिछले 2 महीनों में जर्मनी यूक्रेन को छोड़कर जो है वो यूरोप की तरफ निकल गया है। वाई? क्योंकि वहां पर वो हर नौजवान को कह रहे हैं कि भाई फौज में भर्ती हो। 1 लाख नौजवान, यानी औरतें कितनी गई हैं, बूढ़े कितने गए, वो नहीं, 1 लाख नौजवान की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन कंस्क्रिप्शन क्राइसिस सीज 1 लाख यूथ फ्ली इन 2 मंथ्स। तो ये वो क्राइसिस है जो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। पैसे भी यूक्रेन को दे रहे हैं, और जवाब में, बदले में क्या ले रहे हैं, इमिग्रेशन। तो ये अब देखें ना, प्यूटन ने ये बात की कि वेस्ट को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि वो एक हेजेमोनिक ब्लॉक नहीं है। सालों के सैंक्शन, सबसे ज्यादा सैंक्शन रशिया पर हैं, रशिया फिर भी सर्वाइव कर रहा है, और इन सैंक्शंस का सबसे बड़ा नुकसान खुद यूरोप को हुआ है। तो बहरहाल ये दुनिया में एक बदल रहा है, इक़्तिदार जो है वो बदल रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।